हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग क्लास 9th भूगोल का चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं बच्चों, जिसमें हमें पढ़ना है स्थिति एवं विस्तार के बारे में। इससे पहले बच्चों इस चैप्टर का 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो उनको जा करके देख लीजिएगा, ठीक है। और अगर आपने देखा है तो बहुत अच्छी बात है। तो आइए शुरुआत करते हैं। और ये जो वीडियो होगा बच्चों, ये इस चैप्टर का तीसरा वीडियो होगा और इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं। तो ये जो वीडियो होगा ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां हम लोग इस वीडियो में इकट्ठा करेंगे, जैसे भारत के पड़ोसी देशों के बारे में पढ़ेंगे, साथ ही साथ भारत का विश्व में क्या स्थान है और क्यों महत्व है। विश्व के वर्ल्ड के कंट्रीज जो है वो भारत को क्यों महत्व देते हैं उसके बारे में भी समझने का प्रयास करेंगे। इसका जो जियोग्राफिकल लोकेशन है बच्चों भारत का, वो बहुत ही महत्वपूर्ण जगह पे है, इसलिए भारत क्या बन जाता है, विश्व में बहुत ही महत्वपूर्ण देश के रूप में उभर करके सामने आता है, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं और देखते हैं। इससे पहले बच्चों आप लोग को तो पता ही होगा कि हम लोग जो दूसरा वीडियो था उसमें क्या पढ़े थे, आकार के बारे में पढ़े थे और देखे थे कि भारत का रैंक जो है, यानी कि क्षेत्रफल के हिसाब से भारत विश्व में कितने नंबर पे आता है, इसके बारे में भी पढ़े थे। और साथ ही साथ हम लोग ये भी देखे थे प्रायद्वीप का मतलब क्या होता है, अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार का किसी भी जगह पे क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में भी समझा था हम लोगों ने, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं बच्चों। और हमें पढ़ना है भारत तथा विश्व। हमें क्या पढ़ना है बच्चों, नेक्स्ट जो हमारा सेक्शन होगा, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है पढ़ने का वो क्या है, भारत तथा विश्व, यानी कि भारत और विश्व का क्या संबंध है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो देखो बच्चों क्या कर रहा है कि भारत अपनी प्रायद्वीपीय आकृति के कारण हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित है। अब हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ा था कि प्रायद्वीप का मतलब क्या होता है। अगर आपको नहीं पता है तो पिछला वीडियो जाकर के यूट्यूब के प्लेलिस्ट में चले जाइए क्लास 9th भूगोल का और वहां से देख लीजिएगा, ठीक है, तो समझ में आ जाएगा। तो भारत का अगर हम वर्ल्ड मैप पे देखें तो भारत क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान पे आता है। यहाँ पे आप देखिएगा भारत का अगर हम मैप देखें तो क्या है, ये इसका प्रायद्वीपीय आकार के कारण हिंद महासागर में क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और शीर्ष पे स्थित है। शीर्ष पे स्थित कहने का मतलब क्या हुआ कि भारत जो है वो हिंद महासागर के एकदम शीर्ष पे सबसे आगे स्थित है, इसलिए इसका जो स्थिति है वो क्या हो जाता है बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। अब देखो क्या कर रहा है कि पश्चिमी तट से यूरोपीय देश, दक्षिण पश्चिम एशिया एवं अफ्रीका तथा पूर्वी तट से अगर देखा जाए तो एशियाई देशों तथा ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत को संबंध स्थापित करने में सुविधा होती है। ये कहने का मतलब क्या हुआ कि पश्चिमी तट से, अब पश्चिमी तट और पूर्वी तट कहने का मतलब क्या हुआ, हमने पिछले वीडियो में बताया भी था कि किसी भी मैप को देखने का क्या तरीका होता है। पहले तो उसका डायरेक्शन पता होना चाहिए। तो आप लोगों को बताए थे कि जब भी आप मैप देखिएगा तो ऊपर वाला जो पार्ट होता है वो किसको बताता है, नॉर्थ को, नीचे वाला किसको बताता है तो साउथ को, और राइट साइड वाला ईस्ट को बताता है, और लेफ्ट साइड वाला किसको बताता है, वेस्ट को बताता है, पश्चिम को बताता है। तो हमें क्या करा है, अगर हम इंडिया का मैप देखें तो ये वाला पार्ट नॉर्थ हो जाएगा, नीचे वाला साउथ और इधर वाला वेस्ट हो जाएगा। तो क्या करा है कि वेस्ट कोस्ट जो है, कोस्ट का मतलब क्या होता है, किनारा, कोस्ट का मतलब क्या होता है बच्चों, किनारा। एंड और सी कोस्ट बोलेंगे तो क्या होगा, समुद्री किनारा। यानी और ये जो जितना भी ब्लू ब्लू पार्ट दिखाई दे रहा है ये सब का सब क्या है, सी है, समुद्र है, ठीक है, समुद्र का पानी है। तो अगर हम देखेंगे तो भारत का पश्चिमी तट भी क्या बना रहा है, समुद्र से तटीय लंबाई बना रहा है, तटीय क्षेत्र बना रहा है। तो यहां से क्या होता है बच्चों, यहाँ पे क्या होता है, बंदरगाह होता है। बंदरगाह करने का मतलब क्या हुआ कि जहां से सामानों का क्या होता है, अगर मान लीजिए हमें क्या करना है, ईरान से कोई सामान खरीदना है तो ईरान के पास भी देखिए समुद्र है ना, समुद्र का पानी है। तो यहाँ से पानी में जहाज से होते हुए क्या करेंगे, भारत लाना होगा तो यहाँ पर लेकर के चले आएंगे, ठीक है। मुंबई या फिर ये गुजरात में भी बहुत सारे पोर्ट है जिनको बंदरगाह बोलते हैं। तो यहाँ पे सामान उतरेगा और फिर यहाँ से अंदर क्या चला जाएगा, इंडिया में चला जाएगा। या फिर इंडिया से अगर कोई सामान भेजना है तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से सामान ट्रक के थ्रू या रेल के थ्रू होते होते यहाँ पे बंदरगाह पे लाते हैं, और बंदरगाह में क्या करते हैं, जहाजों पे लादते हैं और लाद करके जहां कहीं भी पहुंचाना है, मान लीजिए यूएई ले जाना है तो यूएई चला गया, या फिर मान लीजिए हमको कहाँ ले जाना है, यूरोप में ले जाना है, तो यहाँ से ऐसे होते हुए लाल सागर होते हुए यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे देखिएगा एक स्वेज कैनल का नाम आप लोगों ने सुना होगा, स्वेज नहर का नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो यहीं पे ये है लाल सागर और ये है भूमध्य सागर। तो लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने के लिए एक नहर बनाई गई है जिसको क्या बोलते हैं बच्चों, स्वेज नहर बोलते हैं। तो ये स्वेज नहर क्या करती है कि लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। जब ये स्वेज नहर से मध्य मेडिटेरेनियन सी में जाएगी और यहाँ से इटली जाना है तो इटली चले जाइए, स्पेन जाना है तो स्पेन चले जाइए, फ्रांस जाना है तो फ्रांस चले जाइए, या फिर ऐसे होते हुए यहाँ पे आप यूके चले जाइएगा, यूके चले जाइएगा, ठीक है, जर्मनी चले जाइएगा, ऐसे होते हुए। तो बहुत सारे रास्ते हैं।
तो इस तरीके से अब बोलिएगा कि सर हम लोग समुद्री मार्ग से ज़्यादा व्यापार क्यों करते हैं? क्योंकि समुद्री मार्ग से ज़्यादा व्यापार करने में फ़ायदा है। क्यों फ़ायदा है बच्चों? क्योंकि यहाँ पे न तो रोड बनाने का झंझट है, न कुछ भी, ठीक है? न रोड बनाना है, न उसको मेंटेन करना है। एकदम आराम से यहाँ जहाज उतारे और लेके एकदम उड़ते हुए पहुँच गए जहाँ भी जाना है। तो ये एक फायदा है। और जहाँ ये समुद्री मार्ग से व्यापार करना क्या होता है, बहुत ही आसान है और साथ ही साथ क्या है, कॉस्टली नहीं है, मतलब सस्ता है। इसलिए समुद्री मार्ग से क्या किया जाता है, विश्व के जितने भी कंट्रीज हैं ज़्यादातर अपना जो व्यापार होता है वो किस मार्ग से किया जाता है, तो समुद्री मार्ग से किया जाता है। किससे किया जाता है बच्चों? जो भी इंटरनेशनल ट्रेड होता है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार होता है बच्चों, वो कौन से मार्ग से किया जाता है? समुद्री मार्ग से किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि समुद्री मार्ग क्या होता है, बहुत ही सस्ता है। अगर मान लो हम क्या करें, सड़क मार्ग से करना चाहे, मान लीजिए हम ये ईरान होते हुए, जैसे अफगानिस्तान पाकिस्तान होते हुए इंडिया जा रहा है एक रास्ता, तो क्या ये जो क्या बोलते हैं, रोड वाला जो रास्ता है, क्या ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि बीच में पाकिस्तान है और हम यहाँ पे है, तो पाकिस्तान रोड आने ही नहीं देगा, व्यापार करने ही नहीं देगा, अगर मान लीजिए झगड़ा है तो, ठीक है? तो ये क्या है, नुकसान है। और साथ ही साथ कॉस्टली भी है, सड़क बनवाना पड़ेगा उसके लिए, उसको फिर सड़क को मेंटेन करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है? अगर कोई मान लीजिए कोई टेररिस्ट सड़क को उड़ा न दे, ठीक है, तो बहुत सारी दिक्कतें आती है सड़क मार्ग से। या फिर अगर रेल मार्ग भी बिछाना चाहे तो उसमें भी पैसा लगता है इंटरनल ट्रेड करने के लिए। तो भारत के अंदर, देश के अंदर क्या होता है, सड़क और रेल मार्ग से ये यातायात होता है, व्यापार होता है। लेकिन अगर इंटरनेशनल क्या करना है, ट्रेड करना है, इंटरनेशनल व्यापार करना है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करना है, तो उसमें सबसे जो अच्छा साधन माना जाता है वो क्या माना जाता है बच्चों? समुद्री मार्ग को माना जाता है। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि तो भारत का देखो, भारत क्या समुद्री मार्ग से व्यापार कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि इसके तीनों साइड में क्या है, समुद्र ही समुद्र है। जैसे यहाँ पे देखिएगा तो ये क्या है, अरब सागर। ये वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है बच्चों, ये कौन सा सागर है? इसको बोलते हैं अरब सागर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अरब सागर बोलते हैं। नीचे वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है ये क्या है, इसको बोलते हैं हिंद महासागर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? हिंद महासागर बोलते हैं, हिंद महासागर। और यहाँ पे देखिएगा, इसके बगल में देखिएगा तो ये क्या है, बंगाल की खाड़ी है। तो भारत का देखो ये भी कोस्ट बन रहा है। तो यहाँ से क्या है, इधर का जो जितना भी कंट्रीज है उसके साथ व्यापार होता है। ऑस्ट्रेलिया के साथ व्यापार करने में क्या है, हमें यहाँ से आसानी होती है। यहाँ के बहुत सारे पोर्ट से यहाँ पे बनाया गया है, जैसे कलकत्ता पोर्ट हो गया, ठीक है ना, पारादीप हो गया, उड़ीसा में हो गया, विशाखापत्तनम हो गया, यहाँ पे चेन्नई बंदरगाह है। तो इस तरीके से बहुत सारे क्या है, हमारे पोर्ट्स बने हुए हैं दोनों साइड में। यहाँ पे गुजरात का कांडला बंदरगाह है, ठीक है ना, यहाँ पे मुंबई का बंदरगाह है, बहुत सारे पोर्ट्स हैं। यहाँ पे गोवा का पोर्ट है, कर्नाटक का पोर्ट है। और इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपने भारत के अंदर से जो भी सामान बन रहा है, अगर विदेशों में व्यापार करना चाहें तो क्या कर सकते हैं, इस समुद्री मार्ग से आसानी से कर सकते हैं। तो ये एक फायदा है, ठीक है। अब देखो क्या करा है, तो यही बोल रहा है कि एशियाई देशों जैसे ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत को संबंध स्थापित करने में क्या है, बहुत ही सुविधा होती है। हिंद महासागर में भारत जैसी महत्वपूर्ण स्थिति एशिया के किसी अन्य देशों की नहीं है, इसलिए एक महासागर का नाम भारत के नाम पे रखा गया है। और आप लोगों को पता ही है, हमने पिछले वीडियो में बताया ही था कि भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम पे क्या रखा गया है, एक समुद्र का नाम रखा गया है। बाकी चाहे अमेरिका कितना भी शक्तिशाली हो, ऑस्ट्रेलिया कोई भी कंट्री जो जैसे यूके हो गया, फ्रांस हो गया, कोई भी कंट्री ऐसा नहीं है विश्व में जिसके नाम पे किसी समुद्र का नाम रखा गया है। लेकिन भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम पे क्या है, एक महासागर का नाम रखा गया है, जिसको क्या बोलते हैं, हिंद महासागर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, हिंद महासागर। अब देखो क्या करें यहाँ पे कि भारत का विश्व के अन्य देशों से संपर्क केवल समुद्री जल मार्ग द्वारा ही नहीं था, बल्कि उत्तर की विशाल पर्वतमाला हिमालय के बीच स्थित दर्रों से भी था। भारत का पश्चिमी, मध्य पूर्वी एवं दक्षिण पूर्वी एशिया के विभिन्न देशों के साथ अभूतपूर्व संपर्क रहा है। जैसा कि आपको बच्चों पता ही होगा कि भारत जो है वो प्राचीन समय में, अगर आप हिस्ट्री पढ़े होंगे तो हिस्ट्री में आपको क्या पढ़ाया गया है, आप लोग जब एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ते तो उस समय भी देखे थे कि भारत का जो व्यापार होता था वो किस मार्ग से होता था बच्चों, एक सिल्क रूट के नाम से आपको पता होगा, जो चाइना से ऐसे होते हुए जाता था, ठीक है ना, भारत की इस मार्ग से होते हुए यहाँ से कनेक्ट होता था और इस तरीके से होते हुए कहाँ पहुँचता था, यूरोप तक पहुँचता था। तो हमारा तो अब यहाँ पे हम आप लोग को पता होगा कि इस जगह पे क्या है, बहुत बड़े बड़े माउंटेन्स है, क्या है, बहुत बड़े बड़े माउंटेन्स है, जिसको क्या बोलते हैं, हिमालय माउंटेन रेंज
बोलते हैं। तो हिमालयन माउंटेन रेंज को, इतने बड़े ऊंचे पहाड़ों को कैसे क्रॉस करेंगे? तो आप लोगों को पता होगा बच्चों कि दो पहाड़, एक दर्रा होता है। क्या होता है? दर्रा होता है। दर्रा का नाम सुने होंगे आप लोग। दर्रा क्या होता है कि दो पहाड़ों के बीच का जो जगह होता है उसी को क्या बोलते हैं? दर्रा बोलते हैं। जैसे आप लोग देखे होंगे कि माउंटेन इस प्रकार का होता है, कभी ऊंचा कभी नीचा ऐसे। तो इन दो माउंटेन रेंजों के बीच का जो ये पतला सा रास्ता बचता है, यानी कि ये दो माउंटेन रेंज ऐसे ऐसे बना है, तो इसके बीच का, यानी कि एक माउंटेन और ये इसका जो शिखर है उसके बीच का ये जो पतला सा रास्ता बनता है, इसी को क्या बोलते हैं? दर्रा। और इसी के थ्रू होकर के आदमी क्या करता है? आवाजाही करता है। तो भारत का जो है खैबर खैबर वाला जो दर्रा था, खैबर पख्तूनवा वाला जो दर्रा था, ये क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण था। विदेशों से आक्रमण भी इसी मार्ग के थ्रू इंडिया पे हुआ था। जैसे मुगलों ने क्या किया था? अटैक किया था, या फिर तुर्कों ने क्या किया था? भारत के ऊपर आक्रमण किया था, तो इसी मार्ग से होते हुए किया था। इन्हीं दर्रों के थ्रू क्या किया था? ये भारत के ऊपर अटैक किया था इन लोगों ने। ठीक है, अब देखो क्या करा है, और साथ ही साथ ट्रेड भी इसी मार्ग से होता था, इसी रास्ते से होता था। अब देखो क्या करा है कि इस प्रकार एशियन तथा पंचतंत्र की कहानियां, एशियन तथा पंचतंत्र की कहानियां, उपनिषदों के विचार, बौद्ध धर्म, भारतीय अंक एवं दशमलव प्रणाली आदि विश्व के विभिन्न भागों तक पहुंच सका था। तो इसी मार्ग के थ्रू होकर के क्या 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 हुआ था? जैसे कि एशियन एशियन क्या बोलते हैं, एशियन तथा पंचतंत्र की जो कहानियां हैं वो पूरे विश्व में फैली। साथ ही साथ जो हमारे उपनिषद है उनके विचार पूरे विश्व में किस मार्ग से होकर के गए? व्यापारिक मार्ग से। लोग व्यापार करने जाते थे तो अपनी संस्कृति के बारे में लोगों को बताते थे, जहां भी जाते थे। मान लीजिए ईरान चले गए, तुर्की चले गए, या फिर यूरोप में चले गए। भारतीय जो व्यापारी जाते थे वो अपने कल्चर के बारे में वहां के लोगों को बताते थे, अपने विचारों को बताते थे। तो इसलिए क्या था, हमारे संस्कृति का क्या हो रहा था? प्रचार प्रसार हो रहा था। साथ ही साथ बौद्ध धर्म, आप लोग जानते हैं कि बौद्ध धर्म जो है वो विश्व के अनेक हिस्सों में गया। तो वो किस मार्ग से होकर के गया? इन्हीं सब मार्गों से होकर के गया। साथ ही साथ भारतीय अंक एवं दशमलव प्रणाली विश्व के विभिन्न भागों तक पहुंच सका है। मसाला, मलमल, कपड़े, अन्य सामान भारत से विभिन्न देशों में निर्यात होता था। और इसके विपरीत यूनानी स्थापत्य कला तथा भारतीय तथा पश्चिमी एशिया की वास्तुकला के मीनारे तथा गुंबदों के प्रभाव हमारे देशों के विभिन्न भागों में जा सकता है, देखा जा सकता है। यानी कि इन चीजों को देख सकते हैं कि हम लोगों ने अपने कल्चर के बारे में लोगों को बताया, अपनी चीजों के बारे में लोगों को बताया, लोगों की जानकारी हुई। साथ ही साथ उन लोगों की जो कल्चर थे, उन लोगों की जो स्थापत्य कला थी, वो भी हमारे देशों में आया। जब उन लोगों ने अटैक किया, हमारे ऊपर शासन स्थापित किया, तो उनके कल्चर्स का भी प्रभाव अपने कल्चर्स पे देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हुआ? इस सूचनाओं का आदान प्रदान हुआ। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर ये वर्ल्ड मैप बना हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरे महादेशों का नाम है। जैसे ये उत्तरी अमेरिका हो गया, ये दक्षिणी अमेरिका हो गया, ये अफ्रीका महादेश हो गया, ये यूरोप महादेश हो गया, ये एशिया महादेश हो गया, सबसे बड़ा महादेश। एशिया में ही क्या है? दक्षिण पार्ट में भारत है, तो साउथ एशिया का पार्ट है। और साथ ही साथ यहाँ पे देखिएगा तो आप ऑस्ट्रेलिया महादेश है, और नीचे देखिएगा तो क्या है? अंटार्कटिक महादेश है। ठीक है, ये 7 महादेश है। अब देखो भारत के पड़ोसी देश, अब हमें क्या देखना है बच्चों? भारत के पड़ोसी देश, कि भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। आप लोगों को पता ही होगा, अगर अभी आप जितने भी भारत के पड़ोसी देशों के नाम जानते हैं, उनका नाम अभी भी वीडियो को पॉज कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख दीजिए। देखते हैं कि कितने लोग सही आंसर देते हैं। ठीक है, अब देखो क्या कर रहा है, अब आगे पढ़ते हैं। तो देखो बच्चों क्या कर रहा है कि भारत के पड़ोसी देश, जैसे हम लोग अपने घरों गांव में रहते हैं, तो हमारा जो घर होता है उसके पड़ोसी का मतलब क्या होता है कि जब एक एग्जांपल के तौर पे ले, तो हमारा घर है, तो हमारे घर के आसपास जो भी घर है वो सब क्या कहलाते हैं? हमारे पड़ोसी कहलाते हैं, नेबर्स। इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं बच्चों? नेबर्स बोलते हैं। तो ये लोग क्या है? नेबर्स है। तो भारत भी क्या एक देश है, तो भारत के आसपास के जितने भी कंट्रीज हैं वो क्या कहलाएंगे? भारत के पड़ोसी देश कहलाएंगे। जैसे अगर हम आपको मैप पे दिखाएं तो आप देख सकते हैं कि भारत का पड़ोसी कौन कौन सा है। आप देखिएगा तो भारत का सब पड़ोसी जो पश्चिम में देखिएगा तो पाकिस्तान है। पश्चिम में कौन है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान है। कौन कौन है बच्चों? पाकिस्तान और अफगानिस्तान भारत का पश्चिम में पड़ोसी है। उसके बाद देखिएगा तो यहाँ पे चाइना हो जाएगा। भारत का पड़ोसी कौन है? चाइना। उसके बाद देखिएगा तो ये वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है, ये कौन है? नेपाल है। नेपाल के बगल में एक छोटा सा ग्रीन सा पार्टी आपको दिखाई दे रहा होगा, ये क्या है? भूटान है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा तो ये कौन है? बर्मा है, जिसको क्या बोलते हैं? म्यांमार भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? म्यांमार बोलते हैं। और म्यांमार से जस्ट थोड़ा सा दूर यहाँ पे देखिएगा तो ये थाईलैंड है। तो ये इससे थाईलैंड का भारत
का पड़ोसी तो कहा जा सकता है, बट भारत के साथ क्या है, इसका बाउंड्री शेयर नहीं होता है। और इसके बगल में देखिएगा, भारत के बीचों बीच में आप यहाँ पे देखिएगा पश्चिम बंगाल के बगल में, तो ये है बांग्लादेश। बांग्लादेश भी क्या है, भारत का पड़ोसी देश है। तो ये इतने सारे कंट्रीज है। तो कौन कौन हो गए, एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, पांच हो गया, छह हो गया, सात हो गया। यानी कि सात जो है ऐसे कंट्रीज हैं, भारत के साथ ऐसे पड़ोसी देश है जो भारत के साथ क्या करते हैं, बाउंड्री शेयर करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, बाउंड्री शेयर करते हैं। उनके नाम हम लोग देख लेंगे। तो देखो क्या करा है कि, अब देखो क्या करा है कि दक्षिण एशिया में भारत का एक महत्वपूर्ण स्थान है, तथा भारत सार्क, यानी कि सार्क का मतलब क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। क्या है बच्चों, एक ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको क्या बोलते हैं, सार्क बोलते हैं। सार्क को हिंद क्या बोलते हैं, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन का सदस्य है। और देखो क्या करें कि भारत की स्थल सीमा 7 देशों को छूती है। कितने देशों को छूती है बच्चों, 7 देशों को छूती है। अभी हमने आपको बताया। इन देशों के नाम है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश एवं म्यांमार। यानी कि भारत जो है वो अपने कितने पड़ोसियों के साथ बाउंड्री शेयर करता है, तो 7 पड़ोसियों के साथ करता है, 7 देशों के साथ करता है। वो 7 देश कौन कौन से हैं बच्चों, तो वो है बच्चों पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, चीन हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया। हमने आपको मैप पे भी दिखाया था। यहाँ पे आप देखिए, ये पाकिस्तान हो गया, ये अफगानिस्तान हो गया, ये चाइना हो गया, ये छोटा सा पार्ट दिखाई दे रहा है, ये नेपाल हो गया। उसके बाद ये वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है, ये क्या है, ये भूटान हो गया। उसके बाद ये बांग्लादेश हो गया, और इधर आप देखिएगा तो ये क्या है, ये म्यांमार हो गया। ठीक है, ये सारे कंट्रीज है। उसके बाद देखो क्या करा है कि श्रीलंका एवं मालदीव हिंद महासागर में स्थित द्वीपीय पड़ोसी देश है। यानी कि जो श्रीलंका और मालदीव्स हैं, वो क्या है, भारत के द्वीपीय पड़ोसी देश है। यहाँ पे आप देखिएगा, ये श्रीलंका है, भारत के नीचे में आप देखिएगा तो यहाँ पे क्या है, श्रीलंका है। और यहाँ पे छोटे छोटे आइलैंड्स वाला एक कंट्री है, जिसको क्या बोलते हैं, मालदीव्स बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, मालदीव्स बोलते हैं। ये छोटे छोटे आइलैंड्स का कंट्रीज है। तो ये भी क्या है, भारत का पड़ोसी कहलाएगा। लेकिन ये बाउंड्री शेयर नहीं करता है। जो स्थलीय सीमा है वो भारत के साथ शेयर नहीं करता है। भारत के साथ स्थलीय सीमा कितने देश करते हैं, 7 देश करते हैं। कौन कौन करते हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और बर्मा यानी कि म्यांमार करता है। बाकी भारत के दक्षिण में कौन पड़ोसी है इसका, श्रीलंका और मालदीव से। कौन है, श्रीलंका और मालदीव। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब देखो बच्चों क्या करा है कि श्रीलंका भारत से मन्नार की खाड़ी तथा पाक जल संधि द्वारा अलग होता है। भारत की मुख्य भूमि पर स्थित धनुष कोटि से श्रीलंका का मात्र 24 किलोमीटर दूर है। इस रेखीय द्वीपों की श्रृंखला को एडम ब्रिज के नाम से जाना जाता है, और उत्तर एवं उत्तर पूर्व के स्थल भाग में भारत की सीमा रेखा पर्वत श्रृंखला द्वारा निर्धारित होती है। जम्मू कश्मीर में एक ऐसा क्षेत्र है, जम्मू कश्मीर में एक क्षेत्र ऐसा है जहां भारत तथा अफगानिस्तान और चीन की सीमाएं मिलती है। इस क्षेत्र से कुछ ही दूरी पर पाकिस्तान, ताजिकिस्तान की सीमाएं भी मिलती है। और इस तरह इतने निकटस्थ 5 पड़ोसी देशों की सीमा होने से यह क्षेत्र सामरिक दृष्टि से क्या अत्यंत संवेदनशील है। और जम्मू कश्मीर के उत्तर पूर्व में तिब्बत का पठार है, जो अब चीन के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे अगर आप मैप पे देखिएगा बच्चों, तो क्या बताया जा रहा है कि ये देखिए, अगर श्रीलंका को देखिएगा तो ये मन्नार की खाड़ी से क्या होता है, यहाँ पे आप देखिएगा तो श्रीलंका जो है वो भारत से कैसे अलग होता है, तो इसके बीच में एक छोटा सा खाड़ी है, एक रास्ता है, जल मार्ग है, उसको क्या बोलते हैं, मन्नार की खाड़ी बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये मन्नार की खाड़ी से क्या होता है, भारत श्रीलंका से अलग होता है। उसके बाद यहाँ पे बताया जा रहा है कि यहीं पे अफगानिस्तान, चाइना और भारत का क्या होता है, बॉर्डर मिलता है। ठीक है, इस जगह पे। और इसी के साथ साथ ताजिकिस्तान का भी और पाकिस्तान का बॉर्डर यहाँ पे मिलता है। तो इसलिए ये वाला जो क्षेत्र है वो क्या है, सामरिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। ये वाला जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद अभी आपको बताया गया तिब्बत के बारे में। तो ये वाला जो पार्ट है बच्चों, इसको क्या बोलते हैं, तिब्बत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तिब्बत। और ये तिब्बत जो था पहले स्वतंत्र देश था, लेकिन चाइना उसके ऊपर क्या कर लिया, कब्जा करके, और तिब्बत को अपने कब्जे में ले लिया। और आज चाइना उसके ऊपर क्या कर रहा है, राज कर रहा है, उसको अपने अंडर में लिए हुए है। और वहीं के एक क्या थे, शासक थे, जिनको क्या बोलते हैं, दलाई लामा का आपने नाम सुना होगा। ठीक है, दलाई लामा धर्म गुरु है, बौद्ध धर्म गुरु है। तो वो कहाँ के थे, तिब्बत के थे। लेकिन तिब्बत के ऊपर चाइना ने अटैक किया तो उनको भाग करके कहाँ पे आना पड़ा, इंडिया में आना पड़ा। और इंडिया के हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में क्या है, वो रहते हैं। भारत उनको शरण दिया। तो ये जो क्षेत्र है उसको किसने कब्जा में ले लिया बच्चों, चाइना ने अपने कब्जे में ले लिया था। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं। अब क्या करें यहाँ पे
कि और यहाँ कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील स्थित है। इसके बाद उत्तर पूर्व की ओर बढ़ने पर नेपाल भारत का एक अन्य पड़ोसी देश है। यानी कि चाइना के बाद अगर हम उत्तर पूर्व में बढ़ते तो एक अन्य पड़ोसी देश उभर करके सामने आता है, और उसको क्या बोलते हैं, वो कौन सा देश है बच्चों, तो वो है नेपाल। सांस्कृतिक दृष्टि से नेपाल भारत के बहुत निकट है। क्यों क्यों सांस्कृतिक दृष्टि से निकट है, क्योंकि भारत में भी क्या है, ज़्यादातर जो फॉलोवर्स है वो हिंदुइज्म यानी कि हिंदू धर्म के हैं, और साथ ही साथ नेपाल में भी क्या है, हिंदुओं की संख्या बहुत बहुत ज़्यादा है। और साथ ही साथ हमारा सांस्कृतिक दृष्टि से भी जैसे बोला जाता है कि मिथिला क्षेत्र से नेपाल, मिथिला क्षेत्र क्या है, नेपाल, तो वहाँ पे हिंदू देवी देवताओं की क्या है, बहुत सारी मूर्तियाँ हैं। साथ ही साथ सीता जी का भी क्या है, उन क्षेत्रों से जाना जाता है, सीता जी के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही साथ अगर देखिएगा तो क्या बोलते हैं, बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे जिनका क्या नाम था, गौतम बुद्ध, वो कहाँ के थे, तो नेपाल से ही थे। नेपाल की तराई में उनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। तो इस तरीके से देखिएगा तो नेपाल का क्या है, भारत के साथ बहुत ही गहरा संबंध है सांस्कृतिक रूप से। अब देखो क्या करा है कि प्राचीन काल से ही हमारे संबंध नेपाल के साथ घनिष्ठ रहे हैं। नेपाल में हिमालय से निकलने वाली नदियां बिहार के मैदानी क्षेत्रों से होकर गंगा नदी में मिलती है। जैसे अगर एक एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो आप लोग देखे होंगे कोसी नदी, जिसे बिहार का शोक कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है बच्चों कि बिहार का शोक किस नदी को बोलते हैं, तो वो बोलते हैं बच्चों कोसी नदी को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, कोसी नदी को। कोसी नदी को क्यों बोलते हैं, शोक कहने का मतलब दुख, शोक कहने का मतलब क्या होता है बच्चों, दुख, यानी कि दुख है। बिहार की दुख कही जाती है, बिहार की शोक कही जाती है। क्यों कोसी नदी, क्योंकि जब ये जो नदी है ना वो मार्ग परिवर्तन करने के लिए जानी जाती है, मार्ग परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है, मतलब कहीं भी रास्ता अपना बदल लेती है, और जिन क्षेत्रों में जाती है वहां पे बहुत भयंकर बाढ़ आता है। तो इसलिए, और लोगों को बाढ़ आने से क्या होता है, लोगों को बहुत नुकसान होता है, इसलिए कोसी नदी को क्या बोला जाता है बच्चों, शोक बोला जाता है। इसका उद्गम नेपाल में है, नेपाल में, यानी कि कोसी नदी कहाँ से शुरू होती है, उद्गम कहने का मतलब क्या हुआ, शुरुआत, यानी कि नदी, ये जो नदी है कोसी नदी, वो कहाँ से शुरू होती है, नेपाल से शुरू होती है। दोनों देशों में कोसी नदी पर एक संयुक्त परियोजना विकसित हुई है, जिसके कारण पारस्परिक सहयोग एवं मैत्री भावना को बल मिला है। नेपाल में कोसी तटबंध के टूट जाने से 18 अगस्त 2008 को उत्तरी बिहार में भयंकर बाढ़ आई थी। इसलिए भारत के लिए नेपाल का राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से बहुत महत्व है। और नेपाल के पूर्व में भूटान स्थित है, जो भारत के एक विशेष समझौते से क्या है, एक विशेष समझौते से आप देखिएगा तो जुड़ा है। वस्तुतः आज भी भूटान की सुरक्षा एवं विकास की जिम्मेदारी भारत की है। यानी कि अब देखो यहाँ पे आपको एक देश दिखाई दे रहा होगा जिसको बोलते हैं भूटान। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या है, ये भूटान है, और इसके बगल में ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है ये क्या है, ये नेपाल है। ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, ये नेपाल है, और इसके बगल में आप देखिएगा तो हमारा राज्य सिक्किम है यहाँ पे, इस जगह पे। तो देखो ये नेपाल हो गया, ये भूटान हो गया। तो भूटान की सुरक्षा की गारंटी कौन लेता है, इंडिया लेता है। यानी कि भूटान जो है उसके डिफेंस की जो गारंटी है वो किसके पास है, इंडिया के पास है। यानी कि इंडियन जो आर्मी है वही भूटान की क्या करती है, सुरक्षा करती है। उसके बाद देखिएगा तो हमारा राज्य क्या है, अरुणाचल प्रदेश है। उसके बाद नीचे बहुत सारे हमारे जो राज्य है, जैसे कि असम हो गया, मेघालय हो गया, नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया। और यहाँ पे आप देखिएगा तो क्या है, एक देश है जिसको बोलते हैं बांग्लादेश, जो कि पहले पूर्वी पाकिस्तान था, और उससे पहले क्या था, भारत था। पूर्वी बंगाल बोलते थे इसको। जब पाकिस्तान डिवाइड हुआ था तो बांग्लादेश किस में चला गया था, पाकिस्तान में। पाकिस्तान कैसे चला गया था, ये पश्चिमी पाकिस्तान था, इसको पूर्वी पाकिस्तान बोलते थे। लेकिन 1971 में क्या हुआ था, इंडिया ने बांग्लादेश को आज़ाद कर दिया और पाकिस्तान को यहाँ से खदेड़ दिया, और ये बांग्लादेश क्या बन गया, एक स्वतंत्र देश के रूप में उभर करके सामने आया। ठीक है, अब देखो क्या है, आगे देखते हैं। आगे क्या करा है बच्चों कि भूटान के पूरब में अगर हम देखें तो क्या करें, भूटान के पूरब में भारत एवं चीन की सीमा रेखा हिमालय की श्रेणी से होकर गुजरती है, और इस सीमा रेखा का नाम मैकमोहन रेखा है। तो आपसे पूछा जाता है कि मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच में है, तो भारत और चाइना के बीच में है। अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पूर्व में भारत, चीन तथा म्यांमार तीनों देशों की सीमाएं एक बिंदु पर आकर के मिलती है। इसके बाद पूर्वांचल की पहाड़ियां ये म्यांमार को भारत से अलग करती हैं। दक्षिण में ये पहाड़ियां म्यांमार के क्या बोल रहा है कि म्यांमार के पर्वत में मिल जाती है। आगे चलकर ये बंगाल की खाड़ी में
जा करके क्या हो जाती है, डूब जाती है तथा पुनः अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ऊपर क्या के रूप में प्रकट होती है। और उत्तर एवं पूर्व के क्षेत्रों में ये पर्वतमालाएं अत्यंत ही जटिल एवं उबड़ खाबड़ है, इसलिए इसके परिणाम स्वरूप उत्तर एवं पूर्व के क्षेत्र में आवागमन एवं परिवहन अत्यंत क्या है, कठिन है। इन क्षेत्रों में स्थित पहाड़ी पड़ोसी देशों से भारत का संपर्क भी आसान नहीं रहा है। अब यातायात के आधुनिक साधनों के विकसित होने से इस क्षेत्र में क्या हो गया, इंडो तिब्बतन महामार्ग विकसित हुआ है। यह सड़क सिक्की दर्रे से होकर गुजरती है। और दूसरा पर्वतीय मार्ग कश्मीर लेह मार्ग है, जो उच्च पर्वत श्रेणियों से होकर गुजरता है। और तीसरा प्रमुख मार्ग अगर देखोगे बच्चों तो वो कौन सा है, सिक्किम के दर्रे से होकर गुजरता है। वायु मार्ग के विकास होने पर अब ये ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं क्या है, अगम्य नहीं रह गई हैं। यानी कि आप देखिएगा तो भारत का अगर इस वाले पार्ट को देखिएगा तो यहाँ पे क्या है कि जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, ऐसा बोला जाता है कि ये जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं ये यहाँ से निकलती हुई ऐसे आती है और बीच में डूब जाती है, यानी कि यहाँ पे दिखाई नहीं देती और फिर उभर करके सामने आती है यहाँ पे इस जगह पे, जिस पे क्या है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। और ये जो पर्वत श्रृंखला है यहाँ पे आकर के डूब जाती है, यहाँ से गायब हो जाती है और उसके बाद उभरती है कहाँ पे, अंडमान और निकोबार में। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह यहीं पे है, ठीक है। और साथ ही साथ ये वाला जो भारत का पार्ट है, उत्तर पूर्वी जो पार्ट है वो क्या है, ऊपर खाबर है, बहुत पहाड़ियां हैं, इसलिए यहाँ पे क्या है, यातायात के जो साधन है वो उतने अच्छे से विकसित नहीं हो पाए हैं, ठीक है। अब देखो क्या करा है कि पश्चिम बंगाल के पूर्व में हमारा एक अन्य पड़ोसी देश है जिसे बांग्लादेश बोलते हैं। क्या है, बांग्लादेश है। इस तरह पश्चिम में हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान स्थित है। भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित सीमा को रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं। और भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा है उसको क्या बोलते हैं बच्चों, रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेड क्लिफ लाइन। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला जो लाइन है इसको क्या बोलते हैं, रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेड क्लिफ लाइन, ठीक है। और पाकिस्तान और अफगानिस्तान को क्या बोलते हैं, डूरंड लाइन। ये वाला जो लाइन है इसको क्या बोलते हैं, डूरंड लाइन। और भारत और चाइना के बीच वाला जो लाइन है उसको क्या बोलते हैं बच्चों, मैकमोहन लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैकमोहन लाइन, ठीक है। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ। इसके जितने भी क्वेश्चन आंसर है वो सब के सब नेक्स्ट वीडियो में करवाया जाएगा। जितने भी क्वेश्चन आंसर है सभी क्वेश्चंस को किया जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बच्चों तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर।